एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका वेदा एकेडमी में। मेरा नाम है हरिप्रकाश शुक्ला और मैं लेके आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, जो आपकी वन डे वन लेक्चर की सीरीज चल रही थी उसमें लास्ट टाइम जब आपने पढ़ा था भूपेश सर से, तो आपने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो यहाँ तक आपका हो चुका था, तो उसके आगे का आज मैं पढ़ा रहा हूँ जिसपे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आपका आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपका बोर्ड हो, चाहे सीयूईटी हो या नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, ये वाला टॉपिक तो आता ही आता है। आप कभी भी स्किप करके आ ही नहीं सकते और हमेशा मिलेगा ये। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें कोई इस टॉपिक में डाउट ना रह जाए और कोशिश करेंगे कि एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको क्या क्या मिलता है, डेली पीडीएफ्स मिलते हैं, क्विज मिलती है, डिस्कशन एंड डाउट्स मिलते हैं और पोल्स मिलते हैं। ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप वहां पे आके कोई भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपके जो लाइव क्लासेस होती हैं उनके जो पीडीएफ्स होते हैं वो भी वहां पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप आके वहां से पीडीएफ्स को उनको देख सकते हैं, जिससे आपको नोट्स नहीं बनाने की नीड होगी। ठीक है, चलिए, उसके अलावा आपको वेदा से ही क्यों पढ़ना चाहिए, आपको वेदा एकेडमी पे आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। हमारे पास सलील सर हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, भूपेश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, एटी सर आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं और सोनू सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, और इस पे आपको क्या क्या मिलता है, इस पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस मिलती है, पीडीएफ मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है। ठीक है, और डाउट सॉल्विंग तो यहाँ पे 24/7 रहती ही है। तो इसलिए आपको वेदा पे आना चाहिए, ऐप पे आना चाहिए। वेदा ऐप को डाउनलोड करिए, ₹1 का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इन सारे बेनिफिट्स का, इन सारे फीचर्स का आपको फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अपने जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इस पे तो आप हैं ही, साथ में आपको आना है हमारे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम जो हमारा चैनल है वेदा एकेडमी करके, उस पे आपको आना है। उस पे बहुत सारा क्रिएटिव जो कंटेंट है वो आपका वेट कर रहा है, तो आपको इंस्टाग्राम पे भी वेदा को जरूर फॉलो करना है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक जो हमारा है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में ही जान लेते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, मान लीजिए मैं कोई सबस्ट्रेट ले लेता हूं इन जनरल ए बी, ये कोई आपका सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, अब अटैकिंग रिएजेंट मान लीजिए कोई सी आया। ठीक है, अब सी ने क्या किया कि ए पे अटैक किया और बी को निकाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो ए और सी का बॉन्ड बन गया और बी निकल गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि सी ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, किसको किया, बी को किया। ठीक है, तो बी हमारा हो गया लिविंग ग्रुप और इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें न्यूक्लियोफाइल ये वाला काम करेंगे। जो अटैकिंग रिएजेंट होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल्स। कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे OH माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। कुछ लोन पेयर वाले भी होते हैं जिन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे हमारा NH3 हो गया, H2O हो गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए न्यूक्लियोफाइल्स। अब बात करते हैं ये हमारे अटैकिंग रिएजेंट की तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सबस्ट्रेट के बारे में। सबस्ट्रेट हमारा कौन सा है, एल्किल हैलाइड है। वो ये रिएक्शन दिखाता है क्यों है, एक्चुअली बेटा क्या होता है कि RX जो हमारा है, X क्या है, F या Cl या Br या फिर आयोडीन, कोई भी हो सकता है इनमें से। तो ये क्या, ये सारे जितने भी हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करते हैं, पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो बॉन्ड है हमारा सिंगल बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो जाएंगी ये। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, जाके अटैक करते हैं इस पे। इस वजह से एक अच्छा सबस्ट्रेट हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्लियर, अब आइए रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या होती है,
जनरल रिएक्शन लेते हैं, आर एक्स हमारा कोई एल्किल हैलाइड मान लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें आता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये रिप्लेस कर देता है हमारे हाइलाइड आयन को, तो ये आर और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाता है और साथ में एक्स माइनस निकल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एल्किल हाइलाइड से हाइलाइड आयन को निकाल रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक फाइल्स ने जो है सब्स्टिट्यूट किया, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि सिर्फ हम रिएक्शंस नहीं पढ़ते, उनके मैकेनिज्म के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो दो टाइप की मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं, या फिर SN1 फॉलो करते हैं या फिर SN2 फॉलो करते हैं। डिफरेंस क्या होता है एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SN1 मैकेनिज्म की। तो इसमें बेटा क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, जनरल रिएक्शन क्या होता है, RX जो होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आया और इसने R न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बना लिया और X माइनस निकल गया। अब ये रिएक्शन होती कैसे उसके बारे में देखते हैं। तो दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे होता है आइए देखते हैं। RX जो हमारा है वो क्या करता है, इसका जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो पहला स्टेप है आपका, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। कैसे होता है, X जो है इसका ये लीव कर जाता है, तो X माइनस बन जाता है और उसके कारण यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाता है। ये कैसा फिजन है, ये हेट्रोलिटिक फिजन है, ठीक है। X माइनस ने क्या किए, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो वहां पे X माइनस बन गया और ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है सेकंड स्टेप में, अब न्यूक्लियोफाइल को चांस मिल गया क्योंकि उसे पॉजिटिव चार्ज दिख गया, तो वो डायरेक्ट जाके अटैक कर देगा फटाक से। तो वो क्या करेगा, R प्लस उसे दिखा दी कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा और उस पर अटैक करके जल्दी से बॉन्ड बना लेगा। क्लियर, तो ये दो स्टेप पे रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है और सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है हमारे कार्बोकैटायन पे, ठीक है। तो इसमें जो रेट होती है बेटा, उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन कौन सा है, क्योंकि जब आप काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन की रेट के बारे में बात करते हैं, तो अगर एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है तब हम बात करते हैं कि इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। तो बेटा इसमें आप इजीली गेस कर सकते हो कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा। एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेप है आपका, इसमें क्या है, एक्स तो लीव कर जा रहा है, क्लियर, एक्स तो निकल जा रहा है, तो एक्स को निकलने के लिए, क्योंकि बॉन्ड आर और एक्स का अच्छा बॉन्ड रहता है, ठीक है, अब उसको निकलने के लिए, अपने आप निकलने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से ये वाला स्टेप जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो ये स्टेप हमारा हो जाता है स्लो। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, यहां तो न्यूक्लियोफाइल है, इसको तो दिखा पॉजिटिव चार्ज जाके अटैक कर देगा, तो ये फास्ट स्टेप होता है। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है बेटा, वही क्या होता है, हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आपने काइनेटिक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो रेट होती है हमारी, वो सिर्फ इस वाले स्टेप पे ही डिपेंड करती है। तो रेट हमारी क्या हो जाती है, रेट हो जाती है आर, सिर्फ एल्किल हैलाइड के ही कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करती है। क्लियर हो गया यहां तक, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में, जो SN1 रिएक्शन है। पहला क्या है, कितने स्टेप में हो रही है, हमने देखा 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो लिख देते हैं 2 स्टेप रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ C प्लस। क्लियर बच्चों, चलिए थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है, जैसे H2O या एल्कोहल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये दो स्टेप तो क्लियर ही है कि 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई और साथ में क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। क्लियर हो गया, चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा SN2 मैकेनिज्म के बारे में।
तो जो हमारी SN2 मैकेनिज्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है किससे, SN1 से। कैसे होती है आइए देखते हैं। इसमें बेटा क्या होता है कि जो आपका RX है और न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन तो इसमें भी सेम ही होती है, R और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड होता है और X माइनस लीव कर जाता है, क्लियर। बट इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे होती है आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पीछे डायरेक्शन से आके अटैक करता है एल्किल हैलाइड के, ठीक है। जैसे ये RX बना हुआ है, क्लियर। न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया और इस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे ट्रांजिशन स्टेट होते हैं आइए देखते हैं। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट में एक्चुअल में हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आर पे अटैक कर रहा है, तो क्या हो रहा है आर और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। और आर और एक्स का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से पहुंचता है और क्या करता है, इसके एल्काइल ग्रुप से बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे बॉन्ड जो है फॉर्मेशन होने लगता है और ये वाला बॉन्ड आर और एक्स का धीरे धीरे वीक होने लगता है, वीक होते 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 ब्रेक हो जाता है और फाइनली क्या होता है हमारा ये न्यूक्लियोफाइल और आर का बॉन्ड बन जाता है और एक्स माइनस जो है ये लीव कर जाता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चाहे पहले न्यूक्लियोफाइल निकल जाए या फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल निकले क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन फर्क पड़ता है उससे, वो हम आगे देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कैसे आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके भी। फर्स्ट, कितने स्टेप की रिएक्शन है बेटा ये, एक स्टेप की है, दो स्टेप की है, सिंगल स्टेप की है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल साथ में अटैक हो रहा है और हाइलाइट आयन साथ में ही निकल रहा है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, वन स्टेप रिएक्शन है। क्लियर। दूसरा बात कर लेते हैं, रेट किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सिंगल स्टेप ही है तो रेट जो है पहले उसी स्टेप पे ही डिपेंड कर सकता है क्योंकि दूसरा स्टेप तो है ही नहीं। तो रेट जो होता है बेटा उसका जब हम रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, एल्किल हैलाइड तो रहता ही है और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी रहता है। SN1 में क्या था कि सिर्फ एल्किल हैलाइड ही था, ये तो बाद वाले स्टेप में आता था फर्स्ट स्टेप में, तो इसलिए उसको नहीं लिखते थे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। हाँ, सॉल्वेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सॉल्वेंट कैसा लेके यहाँ पे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, जैसे एसीटोन हो गया आपका, DMSO ले सकते हो आप, ठीक है। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बात करके छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये हमने दो टाइप की मैकेनिज्म तो देख ली बच्चों, बट रिएक्शन अगर कोई हो रही है तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से मेथड से जाना है, SN1 से जाना है या SN2 से जाना है, ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम डिस्कस कर लेंगे एक एक फैक्टर्स को कि किस पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है वो SN1 से जाएगी या फिर रिएक्शन हमारी SN2 से जाएगी। क्लियर। तो बेटा इसमें होता क्या है कि सबसे पहले उसमें जो फैक्टर्स आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट। तो टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट जो होता है वो हमारा होता है कि मतलब जो हमारा एल्किल हाइलाइट है उसका नेचर कैसा है, क्या वो 1 डिग्री है, क्या वो 2 डिग्री है, या क्या वो 3 डिग्री है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं SN1 और SN2 में डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे जो आपका 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट होता है कुछ ऐसा वाला, ये आप जानते हो इसको 3 डिग्री हो कहते हैं एल्किल हाइलाइट, ठीक है। ये जो होता है ये सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 2 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारा बेटा 1 डिग्री आता है, तो 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट बना दो, CH3CH2X। और उसके बाद आता है हमारा मिथाइल हाइलाइट। तो बेटा जो SN1 में ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सबसे ज्यादा फास्ट रेट किसकी हो जाती है, 3 डिग्री की हो जाती है। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर SN2 की बात करेंगे। तो ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि
इसमें आप जानते हो मैकेनिज्म में क्या होता है, आपने देखा अभी कि SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्लियर? तो कार्बोकेटायन का जब फॉर्मेशन होगा बेटा, तो जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वही SN1 के थ्रू जाएगा। तो यहां पे देख लो, जो 3 डिग्री होता है वो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। इसलिए जो रेट है हमारी वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं कि अच्छा कार्बोकेटायन जो है वो 3 डिग्री का जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता क्यों है। आपने 11th में पढ़ा तो होगा कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ऐसा होता है। कैसा होता है हाइपर कंजुगेशन, आइए थोड़ा सा देखते हैं। मैं एक 3 डिग्री बना लेता हूं। मान लीजिए मैंने बना लिया यहाँ पे CH3 CH3, इस CH3 के H को मैं अलग अलग लिख देता हूं। तो ये कार्बोकेटायन है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं हमारे कार्बोकेटायन। क्लियर, ये तो आपको पता ही है। तो इस वजह से क्या होता है, sp2 होता है तो एक p ऑर्बिटल इसका खाली रहता है, क्योंकि 3 p ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, px py और pz। बट यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में 2 ही इन्वॉल्व होते हैं, एक जो होता है हमारा वो खाली होता है, वो कुछ एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये वाला हमारा क्या है, p ऑर्बिटल। तो होता क्या है, जो CH वाला बॉन्ड होता है वो पैरेलल होता है किसके, इसी p ऑर्बिटल के पैरेलल में होता है। क्लियर बच्चों? तो इस वजह से क्या होता है, इन दोनों इस बॉन्ड्स में और इस p ऑर्बिटल में क्या होता है, इंटरेक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, हाइपर कंजुगेशन का नाम दे देते हो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपने ऐसे कुछ पढ़ा होगा, हम ऐसे दिखा देते थे कि ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच में बन गया डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे 2 H दिखा देते थे और इस H को ऐसे दिखा देते थे प्लस के फॉर्म में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज जो था कार्बोकेटायन का, वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे चला गया। तो इस वजह से क्या होता था, स्टेबिलिटी आ जाती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, हाइपर कंजुगेशन। तो ये हो गया हमारा हाइपर कंजुगेशन। क्लियर बच्चों? तो इस वजह से हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। अब ऐसे कितने CH इस पे मिल सकते हैं, देखो, एक तो ये वाला हो गया, क्या ये भी CH बॉन्ड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। क्या ये वाला CH बॉन्ड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ऐसे ही इसके पास भी तो 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी रोटेट वगैरह करके ये भी दे ही देंगे और ये भी दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाते हैं, जो 3 डिग्री हमारे पास कार्बोकेटायन होता है उसमें कितने आ जाते हैं, ऐसे ऐसे 9 अल्फा एच आ जाते हैं। अल्फा एच कौन से होते हैं, जो कार्बोकेटायन हमारा है उसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अल्फा एच की। तो 3 डिग्री में कितने हो गए, 9 हो गए, 3 3 और 3। तो इसलिए सबसे ज्यादा हो जाता है हमारा, स्टेबल हो जाता है। क्लियर? उसके बाद 2 डिग्री आता है हमारा CH3 H CH3, कुछ ऐसा वाला। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, काउंट कर लीजिए, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो टोटल 6 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने हैं, 9 अल्फा एच। क्लियर बच्चों? उसके बाद आता है हमारा 1 डिग्री, जिसमें क्या होता है, CH3 CH2 प्लस। इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, 3 ही अल्फा एच प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए कम स्टेबल होता है, 3 अल्फा एच। इसलिए जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। और इसी वजह से जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने की बात आती है बाई SN1 मैकेनिज्म, तो कौन दिखाता है सबसे तेज, SN1 3 डिग्री दिखाते हैं, फिर 2 डिग्री दिखाते हैं और उसके बाद 1 डिग्री दिखाते हैं। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाला फैक्टर समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर होता है बेटा वो पूरा चेंज हो जाता है। कैसा होता है, CH3 X का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद आते हैं 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है इसके। ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है रिएक्शन जो हमारी होती है वो एक सिंगल स्टेप पे ही हो रही होती है। ठीक है, अब मैं 3 डिग्री का बना के दिखाता हूँ कि कैसे पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं 3 डिग्री को ले लूं, ये X हो गया, ये CH3 है, 3 C लगे हैं उस पर। ठीक है, और तीनों पे एक एक H लगा हुआ है।
तो बेटा जो ये 3-3 H लगे हुए हैं ना सब पे, ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इसके पास हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या होता है, पहले ये तो निकलता है नहीं, पहले एल्किल हाइलाइड जो हाइलाइट आयन है हमारा वो नहीं निकलता। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और वो पीछे से अटैक करना चालू करता है, बट यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, कैसे जाएगा ये कार्बन के पास पे, क्योंकि ये क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन ही तो है, और न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा उसके पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें रिपल्सन क्रिएट होगा और ये पहुंच ही नहीं पाएंगे, अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे हमारे इस वाले कार्बन तक। ठीक है, तो इस वजह से 3 डिग्री में ये पॉसिबल होता नहीं। तो सबसे आसानी से कौन कर लेगा, सबसे आसानी से कर लेगा हमारा CH3 वाला, ये वाला, क्यों, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन ही है, तो इसके पास से न्यूक्लियोफाइल जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमारे साइज में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो साइज में छोटे होते हैं, इस वजह से इसमें रिएक्शन ये वाली पॉसिबल हो जाती है, इसलिए ऑर्डर जो हमारा आता है वो कुछ ऐसा आता है SN2 के केस में। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे से इस पे ध्यान दीजिए, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा और फिर आपके क्वेश्चंस कभी नहीं गलत होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। इसमें भी डिफरेंस आता है, क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म में आपका वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाता है, बट यहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, पहले एक एक का डिस्कस करते हैं। SN1 की अगर बात करते हैं, बेटा SN1 में आपने मैकेनिज्म में क्या देखा था कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का तो बाद में काम आता है, और जबकि क्या है वो तो फास्ट स्टेप है, हमें बात करनी रहती है स्लो स्टेप के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि जब हम रेट लिखते हैं SN1 में, तो आपने देखा था कैसे लिखा था हमने, KRX, ऐसे हमने कुछ रेट लिखी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तो न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो मैं चाहे न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग लू या वीक लू, कैसा भी लू, यहां पे हमें कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा ही नहीं। क्लियर? अगर मैं चाहे H2O ले लू, अगर मैं रेट ऑफ H2O की बात करूं या रेट ऑफ OH माइनस की बात करूं, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम ही बाद में आ रहा है जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एक बार कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया तो चाहे वो H2O हो और चाहे वो OH माइनस हो, दोनों जाके आराम से अटैक कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ठीक है, अब आप स्ट्रॉन्ग और वीक की तो बात कर ली, बट आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं और वीक कौन से होते हैं? एक्चुअली बेटा जो आपके OH माइनस वाले हैं या CN माइनस वाले जिन पे नेगेटिव चार्ज है, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। जिन पे लोन पेयर होता है उनको हम बोलते हैं थोड़े से वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग कौन से हो जाएंगे, जैसे OH माइनस, CN माइनस, OR माइनस। क्लियर? तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। वीक कौन से हो जाते हैं, जैसे H2O, एल्कोहल, क्योंकि इन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो SN1 में हमें कैसा चाहिए, वीक भी चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीक भी चल जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए SN2 के केस में। ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा इसलिए कि जब हम रेट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रेट आपकी हो जाती है RX, और न्यूक्लियोफाइल कंसेंट्रेशन दोनों पे ही डिपेंड करती है, यहाँ पे K हो जाता है रेट कांस्टेंट। क्लियर? तो इस वजह से क्या है कि जब जो हमारी रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे और RX भी कंसंट्रेशन पे, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग भी होना जरूरी है और साथ में उसकी कंसंट्रेशन हाई भी होना जरूरी है। क्लियर बच्चों? ठीक है, अगर आप मैकेनिज्म वाइज भी देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल को खुद जाना पड़ेगा अटैक करने के लिए। ठीक है, उसे बना बनाया कार्बोकेटाइन तो मिल नहीं रहा है इसमें, इसको खुद जाके अटैक करवाना है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाएगा तो फिर ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे अप्रोच तो करना पड़ेगा जाके एल्किल हाइलाइट पे, और फिर जाके बॉन्ड ब्रेक करवा पाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हमने वहां पे क्या लिख दिया था कि इसके लिए जो होते हैं हमारे SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए होता है बेटा,
इसके लिए चाहिए होता है हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ऐसा क्यों होता है, एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, आरएक्स जो होता है उसको ब्रेक होना है सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, आर प्लस बनाना है। अब एक्चुअल में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, जिसमें पोलैरिटी हो और साथ में प्रोटॉन भी प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे हमारा H2O हो गया। इसमें क्या है, H2O में हमारे पास पोलैरिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करता है, इन सबके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो H है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से इसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, ये हमारे पास प्रोटॉन है ना, तो इस वजह से इनको पोलर प्रोटिक बोलते हैं। अब ये कैसे हेल्प करते हैं, एक्चुअल में बेटा होता क्या है, आरएक्स का बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, करवा कौन रहा है, करवा हमारा रहा है सॉल्वेंट। क्लियर, तो ये क्या करता है, आरएक्स के चारों ओर जाता है और फिर थोड़ा सा इंटरेक्शन दिखाना शुरू कर देता है। कैसे दिखाता है, आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा आरएक्स, अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करता है, वाटर जाता है, इसको चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर देता है। कैसे घेरता है, वाटर के पास हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, एच है, तो वो क्या करता है, इधर एच से आता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इधर ये एच से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, यहाँ पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में थोड़ा थोड़ा सा इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर बेटा, यहाँ पे क्या है, जो आर प्लस है इसकी तरफ ये क्या करता है, ओ एच से आता है, ओ से आता है सॉरी, यहाँ पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर, इसी तरह बहुत सारे वो आते हैं, बहुत सारे H2O आते हैं और अपने ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, यहाँ से इंटरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है ही, यहाँ पे इंटरेक्शन शुरू हो गया। तो ऐसे क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं आर और एक्स को अलग अलग ब्रेक करने के लिए। ठीक है, आर एक्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं। इस वजह से ये वाले जो होते हैं हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 मैकेनिज्म हो जाती है। क्लियर बेटा, अब बात करते हैं इसमें कि SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों चाहिए। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होता है, पोलर एप्रोटिक होते कैसे हैं, जैसे एसीटोन हो गया हमारा, या डीएमएस से हो गया, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, ये हो गया हमारा डीएमएसओ। तो बेटा होता ऐसा है कि इसमें ऐसा तो कोई सीन हो नहीं रहा। ठीक है, इसमें क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बेटा क्या करते हैं कि जैसे आपका जो काउंटर आयन होता है न्यूक्लियोफाइल का, ये उसको जाके घेरते हैं। इसमें कोई पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा होता नहीं, कोई प्रोटॉन नहीं होता। प्रोटॉन कब आएगा, जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होगा। क्लियर, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो सिर्फ इस पे क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल ही होता है। ये पॉजिटिव जो हमने दिखाया है, ये पॉजिटिव किसी काम का है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव हमारा हाइड्रोजन के पास में होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है बेटा कि ये क्या करते हैं, ये हेल्प ऐसे करते हैं कि ये जाता है न्यूक्लियोफाइल के पास। मान लीजिए मैंने लिया है KOH, तो के क्या बनाएगा हमारा, के प्लस बना लेगा और ये OH माइनस बना लेगा ब्रेक होने के बाद में। क्लियर, अगर मैं बॉन्ड हटाता हूं ये वाला, तो के प्लस और OH माइनस बना देता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो इसका निगेटिव टर्मिनल है हमारे एसीटोन का, तो वो क्या करता है, इसके पास जाता है और इनको खींच लेता है अपने पास में। ठीक है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O और ये दो हम एक मिथाइल लगा देते हैं, तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो निगेटिव टर्मिनल है ये इनसे इंटरेक्शन शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, के प्लस को तो खींच लिया और निगेटिव टर्मिनल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी निगेटिव यहाँ पे भी निगेटिव, इसको करेगा रिपेल। तो इसको ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को और स्ट्रांग बना देता है कि भाई तू जा और रिएक्शन कर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा काम करता है। इस वजह से क्या होता है, काउंटर आयन को ये पकड़ता है, जिससे OH माइनस फ्री हो गया, और फिर OH माइनस को रिपेल करके और पुश भी कर रहा है कि भाई तू जा और रिएक्शन कर। इस वजह से क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट बना देता है।
इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो SN1 में चाहिए और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है वो SN2 में चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के बारे में। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है, हम X की बात कर रहे हैं, बट उसमें भी F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोनों ही केस में चाहे वो SN1 और SN2 हो, लिविंग ग्रुप को तो निकलना ही है। ठीक है, अगर हम SN1 की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में ही निकलना है उसको, तभी कार्बोकेटायन बनेगा। और जो SN2 है उसमें तो साथ साथ में ही निकलना है। तो लिविंग ग्रुप तो हमेशा अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है बेटा, दोनों ही केस में जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए। तो I माइनस जो होता है, अगर मैं कंपेयर करूं हाइलाइट्स को, तो I माइनस जो है उनमें सबसे रिएक्शन फास्ट होती है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। ऐसा क्यों होता है, अभी बात कर लेते हैं। I माइनस यहां पे भी सेम सेम होता है, Cl माइनस और F माइनस। अब ऐसा बेटा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि हमारे जो लिविंग ग्रुप है I माइनस जो है हमारा, वो क्या है, इसकी साइज बड़ी है। ठीक है, तो जब I माइनस निकलेगा तो उसको स्टेबल भी तो होना पड़ेगा, उसे स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो इस वजह से क्या है कि इसकी साइज बड़ी है, तो ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा एरिया उसको मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। Br में क्या है, अब उसकी साइज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो कम एरिया मिलेगा निगेटिव के लिए। अब कम एरिया मिलेगा तो ये फिर कोई और सबस्ट्रेट देखेगा जहां पे जाके अटैक कर पाए, तो इस वजह से ये वाला थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। कम रिएक्टिव का मतलब सबस्ट्रेट के साथ अगर मान लो मैंने कोई Ri ले लिया, मान लीजिए मैंने CH3I ले लिया या CH3 लिया, क्योंकि CH3I लेंगे तो क्या होगा, SN2 मैग्नीज्म के थ्रू फॉलो करने लगेगा। तो अगर मान लो मैंने CH3 ले लिया, शायद CH3 एक बार मैं फिर से बना लेता हूँ। अगर मान लो कुछ ऐसा सा है, CH3, 3 CH3 प्रेजेंट है एक C पे और उस पे हमारा X प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर I प्रेजेंट होगा, आयोडीन हमारा प्रेजेंट होगा, तो रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। उसके बाद अगर उससे कम किसकी होगी, Br की, और उससे कम हो जाएगी Cl की। क्लियर हो गया? सेम काम यहाँ पे भी होता है। अगर मैं ले लू CH3I, CH3Br, CH3Cl और CH3F, तो रेट जो हमारी होगी वो CH3I की होगी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद CH3Br की, फिर हो जाएगी CH3Cl की, और फिर लास्ट में किसकी आ जाएगी, CH3F की। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा SN1 SN2। फिर से एक बार बात कर लेते हैं सबके बारे में। SN1 में क्या होता है बेटा, आपकी फर्स्ट सिस्टम में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, वहां पे एल्किल हैलाइड निकल जाता है, सब सॉरी हाइलाइड आयन निकल जाता है, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस चार्ज बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है और अटैक कर देता है। क्लियर? SN2 में क्या होता है बेटा कि पहले न्यूक्लियोफाइल आता है और इंटरैक्ट करना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, उसकी वजह से जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो फिर निकलने लगता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने जो फैक्टर्स डिस्कस किए थे उनको एक बार समराइज कर लेते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में बात कर ली। तो SN1 में क्या होता है बेटा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर उसके बाद मिथाइल होते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाले SN1 जो है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं 3 डिग्री वाले और मोस्ट स्टेबल बन जाते हैं। इसलिए जो हम रेट लिखते हैं वो किसकी ज्यादा होती है, 3 डिग्री की ज्यादा होती है, 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। ठीक है, कुछ ये वाला ऑर्डर हमारा फॉलो हो जाता है। SN2 के केस में क्या होता है, हिंड्रेंस हमारा बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे मैंने 3 डिग्री बनाया था तो वहां पे क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिल रही थी कि वो जाके अटैक कर पाए कहीं से। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे जो मिथाइल होता है उसकी रिएक्शन सबसे ज्यादा उसकी रेट सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। ये हमने बात कर ली। उसके बाद में हमने जो बात करी थी वो नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करी थी। तो SN1 में हमें कैसा चाहिए था, SN1 में हमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था। स्ट्रांग भी होगा तो भी चलेगा, बट वीक भी चल सकता है, क्योंकि क्या है, इसका जो न्यूक्लियोफाइल का रोल आता है वो सेकंड स्टेप में आता है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो है वो फर्स्ट स्टेप है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। तो आप कैसा भी न्यूक्लियोफाइल लेके आओ, रिएक्शन आराम से हो जाएगी। इवन सॉल्वेंट भी रिएक्शन कर जाता है कई बार। मतलब सॉल्वेंट कैसे, H2O आपने सॉल्वेंट लिया और वही H2O ही रिएक्शन कर गया, वही सब्स्टिट्यूट कर गया। ठीक है,
इसमें क्या होता है SN2 मैकेनिज्म में कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वही चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना पड़ेगा तभी लिविंग ग्रुप जाके बाहर हटेगा। क्लियर। उसके बाद में हमने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में देखा था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे चाहिए होता है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये क्या करते हैं, RX जो हमारा है एल्किल हाइलाइड, उसको चारों तरफ से घेरने लगते हैं। कैसा? पॉजिटिव को O की तरफ से घेरते हैं और निगेटिव को H की तरफ से घेरते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, इस बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। बट इस केस में क्या होता है, इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होते हैं जिसमें सिर्फ निगेटिव टर्मिनल हो। तो वो क्या करते हैं, इसका जो काउंटर आयन है, न्यूक्लियोफाइल ये रहा, ठीक है, इसका जो काउंटर आयन है उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको रिपेल करते हैं, और ये जाके रिएक्शन कर देता है, तो रेट फास्ट हो जाती है। क्लियर। उसके बाद लास्ट में हमने बात की लिविंग ग्रुप की। लिविंग ग्रुप में दोनों में ही अच्छे लिविंग ग्रुप चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप को तो निकलना ही है, चाहे वो SN1 हो और SN2 हो। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा I- जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, क्योंकि चार्ज ज्यादा, साइज बड़ी है तो चार्ज जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, चार्ज को अपने पास वो रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे साइज छोटी होती जाती है, वो चार्ज को रखने की जगह होती नहीं है उनके पास, और इस वजह से क्या होता है, जो रेट होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है। सेम केस इसमें भी होता है, I- की सबसे ज्यादा होती है, फिर Br की, फिर Cl- की, फिर F- की। क्लियर। तो ये हमने बात कर ली है कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, SN1 के और SN2 के। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जो जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि इन सबको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। जो बुक वगैरह है आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बना लीजिए। तभी नेक्स्ट सेशन में जब क्वेश्चन करेंगे जबरदस्त, तो मजा आएगा। ठीक है। तो आप हमें, जो PDF है आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आपको वहाँ फॉलो करना है, वहाँ पे मिलेंगे डेली PDF क्विज, डिस्कशन एंड डाउट्स और पोल्स मिलते हैं वहाँ पे। क्लियर। इसके अलावा आपको वेदा ऐप पे आना है, ₹1 का सब्सक्रिप्शन लेना है, और इन सारे फीचर्स को 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी। पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर, पूरा 11-12 का पूरा ही रिकॉर्डेड लेक्चर, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, वो सारा का सारा लेक्चर वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कराए गए। ठीक है। तो उनको आपको जाके, अगर उन फीचर्स का आपको फायदा उठाना है, आप सीधा जाइए वेदा ऐप को डाउनलोड करिए, ₹1 का सब्सक्रिप्शन लीजिए और सारे फीचर्स का फायदा उठाइए। ठीक है। उसके साथ साथ में आप उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं। तो टेस्ट से क्या होता है बेटा, आपको पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और आपको लर्निंग रिपोर्ट्स भी तैयार करके दे दी जाती है। लर्निंग रिपोर्ट्स में क्या होता है कि आप एनालाइज कर पाते हैं कि अच्छा ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, चलो इस पे मैं और काम कर लेता हूँ, ये वाला टॉपिक स्ट्रांग है, इस पे ज्यादा मैं टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। क्लियर। साथ में आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग तो मिलती ही है, इसलिए आपको वेदा ऐप पे आना ही चाहिए और इन सबका फायदा उठाना चाहिए, सारे फीचर्स का। क्लियर। इसके अलावा आपको आना है हमारे यूट्यूब पे, तो आप हैं ही, साथ में आपको टेलीग्राम पे भी फॉलो करना है, वहां पे बहुत सारा क्रिएटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है, तो वहां पे इंस्टाग्राम पे जाइए और फॉलो करिए। क्लियर। तो चलिए, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद।